आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2 करेंगे, जिसमें रदरफोर्ड ऑब्जर्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बताया था, अल्फा पार्टिकल जो फेमस एक्सपेरिमेंट है। नाउ वी विल कंटिन्यू द रदरफोर्ड ऑब्जर्वेशन। तो रदरफोर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था, यहाँ पर ऐसे करके मान लो यहाँ पर गोल्ड फॉइल था जो एक्सपेरिमेंट यूज किए थे हम लोग। ठीक है, दिस इज द गोल्ड फॉइल विच आर यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट। तो कुछ ऐसे निकल गया, कुछ सीधे निकल गया, सीधे निकल गया। ठीक है, कुछ डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसा कुछ ऐसे किया, अरे फिर बैक रिटर्न हो गया। ठीक है, और कुछ मान लो ऐसे गए, ऐसे। तो ऐसे करके उसने ऑब्जर्वेशन देखा। तो यहाँ पर दिस इज अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स, दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, एंड द अल्फा पार्टिकल largely deflected अल्फा पार्टिकल। ठीक है, और एक दो बना देता हूँ, इसी को लेता हूँ स्लाइटली डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल। तो ऐसे करके उसको रिजल्ट मिला। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट गया है, ठीक है, इस रीजन में ये जो था, मैंने ये जो बनाया हूँ, ये क्या आपका, तो ध्यान में रखोगे, दिस आर द जो गोल्ड फॉइल लिए थे हम लोग, गोल्ड फॉइल, उसका चीज है जो मैंने पतला से यहाँ पर कर लिया था। ठीक है, जो बनाया था यहाँ पर मैंने, ये इसी को मैं इनलार्ज करके जूम करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज जूम या इनलार्ज करके। तो लास्ट एक्सपेरिमेंट मैंने ऐसा करके लिया था, थीन। नाउ दिस कैन बी सीन हियर। तो इसके अंदर में जो न्यूक्लियस है जिस टाइप से हो रहा है, वो रिजल्ट के बाद इसको ऑब्जर्व किया गया। तो ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या देखें, यहाँ पर देयर आर मोस्ट अल्फा पार्टिकल रे आर अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, एंड कुछ स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, कुछ हेवली डिफ्लेक्टेड, कोई क्या होगा 180 डिग्री में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्टेड 180। ठीक है, डिफ्लेक्टेड हो रहा है, ऐसे करके क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये उनका कंक्लूजन था। तो यहाँ से उसने कंक्लूड निकाला है, जो था आपका पहला
कि most of alpha particles, nearly 99.9%, bend straight without suffering any deflection. तो ये जो अनडिफ्लेक्टेड होता है 99.9%. सेकेंड, a few of them got deflected through small angles. ठीक है. थर्ड, a very few about one in approx 20,000 did not pass through the foil. ठीक है. at all, but suffer large deflection. That is more than 90 degree. तो ऐसे करके उसने तीन कलर, एक अनडिफ्लेक्टेड, एक स्लाइटली, एक हेवली और एक लगभग बहुत ज्यादा, जिसमें 1 में से 20,000 में से आप 1 बोल सकते हो. इस टाइप से डिफ्लेक्टेड हो रहा है. तो ये था उनका कंक्लूजन. ठीक है. तो यहाँ से उसने बताया कि क्या होता है. तो उसने न्यूक्लियस के बारे में बताया और यहाँ से उसने मॉडल के बारे में बताया. ठीक है. तो उसके पहले उसने बोला, यहाँ पर उसके बाद में लिखते हैं. तो यहाँ से उसने एटॉमिक मॉडल दिया. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन a model was given. ठीक है. known as nuclear atomic model. ठीक है. according to this model, फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा, an atom consists of a heavy positively charged nucleus where all are the protons and neutrons
आर प्रेजेंट। देखो इस मॉडल के पहले तो उसने न्यूट्रॉन के बारे में बता चुका था, ठीक है, तो उसको मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा। तो उसलिए इसने न्यूट्रॉन टर्म आपको यहाँ पर मिल रहा है उसने, ठीक है। तो इस मॉडल के प्रपोज के पहले ही न्यूटन के बारे में उसने कुछ बताया था। सेकंड, और इसी में लिख लो, collectively refer as to as न्यूक्लियंस। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियंस, ठीक है, दोनों को मिला के न्यूक्लियंस बोलते हैं। सेकेंड, द वॉल्यूम of the nucleus is very small, ठीक है, and is only a minute fraction of the total volume of the atom, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, जो नियरली अबाउट होता है आपका 10⁻⁻² टू 10⁻⁻13, ठीक है। तो यहाँ पर और एक चीज याद रखोगे, एंड द डायमीटर atom has a diameter of the order of सेंटीमीटर। तो यहाँ पर dA अपॉन डी एन, डी एटम डी एन न्यूक्लियस, is the diameter of atom upon diameter of the nucleus equal to 10⁻⁸, 10⁻⁻13, that equal to 10⁻⁵. This means diameter of atom 10⁵ diameter of nucleus, ठीक है। this means यहाँ पे बोल सकते हो एटम का जो साइज है, ठीक है, न्यूक्लियस का साइज कितना टाइम्स है? 10⁵ टाइम्स बड़ा है। तो ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियस यहाँ पर जो बनाया था बहुत छोटा है, ये पूरा एटम है, तो न्यूक्लियस बहुत छोटा है, तो न्यूक्लियस का साइज होगा एटम का साइज से मतलब 10⁵ टाइम्स क्या होता है? ज्यादा होता है। यहाँ पर एक चीज नोट करके याद रखोगे। हाँ बोलो। 13 है, 13, 10⁻13, ठीक है। तो 10⁵ हो जाएगा। तो यहाँ पर नोट करके याद रखो एक चीज, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज ऑलवेज कांस्टेंट। डेंसिटी क्या होता है? वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसको हम लोग आगे निकाल के बता दूंगा कैसा है कांस्टेंट होता है। ये 2 पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट क्या हुआ, इसको शॉर्ट में लिखोगे स्कूल के एग्जाम में आने से, एटम कंसिडर हेवी चार्ज
जिसको न्यूक्लियन बोलते हैं, एंड द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, ठीक है, एंड इज वेरी ओनली माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। इतना लिखोगे, ये सब आपके पर्सनल डाटा के लिए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, हाँ, देखो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो न्यूक्लियस जो होता है, जैसे लाइट रे है, ठीक है, अल्फा रे क्या होता है, हेवी जो न्यूक्लियस होता है, ड्यूरेट एलिमेंट से निकलते हैं। अब जो अल्फा रे होता है वो बना होता है हीलियम चार्ज पार्टिकल से, ठीक है। किससे बना होता है, हीलियम चार्ज पार्टिकल, मतलब एक टाइप का पार्टिकल, जैसे डस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है, डस्ट उड़ता है, पार्टिकल देखते हो आप जैसे हवा में चल रहे हो, तूफान उठा है तो वहां डस्ट पार्टिकल को स्ट्राइक करता है, तो जो हवा तेजी से बह रहा है आपको स्ट्राइक कर रहा है, तो हम लोग क्या होता है उसको डस्ट पार्टिकल एयर बोलेंगे। उसी तरह रे जो है इस टाइप का एक रे है, मान लो हवा है जो अल्फा पार्टिकल से बना है, तो अल्फा पॉजिटिव पार्टिकल, नॉट अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल बोलोगे। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का पॉजिटिव चार्ज होता है, He2। हीलियम में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन होते हैं, तो वहां से क्या करो, दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, तो बचा क्या यहाँ पर, 2+ चार्ज। सो दिस इज अल्फा पार्टिकल। तो जो अल्फा रे होता है वो अल्फा पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो अल्फा रे जा रहा है मतलब क्या बोल सकते हो आप वहां पर, या अल्फा रे जा रहा है मतलब अल्फा पार्टिकल जा रहा है, अल्फा पार्टिकल मतलब क्या हो गया, द पॉजिटिव चार्ज किसका, हीलियम का। हम्म। और कोई डाउट है, द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस इज इम्पोर्टेंट है, प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट of the number of nucleons within it। तो ये जो आर रेडियस है, ठीक है, ये डायरेक्टली टू ये 1/3, ठीक है, डायरेक्टली टू ये क्यूब रूट, इसको लिख सकते हो आर इक्वल टू आर नॉट ए। और यहाँ पर आर नॉट क्या है, आर नॉट है 1.33 10⁻³ ठीक है। और ई क्या है यहाँ पर, मास नंबर, ठीक है, तो मास नंबर सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। और कैपिटल आर जो है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ बस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू लिख सकते हो 1.33 10⁻13 ये सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप डेंसिटी निकाल सकते हो, यहाँ से डेंसिटी कैसे निकाल सकते हो, डेंसिटी क्या होता है आपका, होता है आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इसका मास कितना होगा, मास नंबर के बराबर है, ठीक है। और रेडियस कितना है, रेडियस आपका कितना है, आर है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, स्फीरिकल है, 4/3 पाई r³, ठीक है। अब वॉल्यूम आर का वैल्यू कितना है, आर इक्वल टू है
1.33 10 to power minus 13 A1 by Q. Now put density D equal to mass A and volume का जगह 4/3 पाई, R की जगह क्या पुट करोगे 1.33 10 to power minus 13 A whole to the power 3. This 3 cancel out, E कट गया तो यहाँ हो जाएगा आपका E 4/3 पाई 1.33 10 to power minus 13 to power 3 into A. दिस से कैंसल आउट, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर 3 4 पाई 1.33 10 to power 3 और ये कितना हो गया ऊपर चले जाएगा 10 to power 39, यानी कि 3 into 10 to power 39 4 पाई 1.333, तो कुछ अप्रॉक्स वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। तो यहाँ पर देखो ये पूरा क्या है, यहाँ पर 3 ये सब कांस्टेंट है, तो डेंसिटी क्या हो गया यहाँ पर, सो डेंसिटी इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एनी एटम्स न्यूक्लियस। ठीक है, आपका कांस्टेंट से कुछ वैल्यू, तो कोई भी न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, कोई डाउट है? फोर्थ, देयर, इसमें कोई डाउट है? एलिमेंट नहीं, न्यूक्लियस, कोई भी एटम के न्यूक्लियस का डेंसिटी यही रहेगा। इसका कैलकुलेशन करने के बाद कुछ वैल्यू आता है, ठीक है, पुट करोगे तो सबका डेंसिटी यही रहता है। ये पढ़ोगे 12th में भी, एक बार पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में, अभी शायद नहीं होगा आपका 11th में या 12th में। एटम न्यूक्लाई जब रहेगा जिसमें अल्फा बीटा गामा रे भी पढ़ोगे तो उसमें इस चीज को पढ़ोगे। कोई डाउट है? फोर्थ पॉइंट देखो, देयर इज एन empty space, ठीक है, around the nucleus called extra nuclear part। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इन दिस पार्ट electrons are present, ठीक है, इन दिस पार्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ठीक हो गया, तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हो जैसे वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये हो जाएगा 10⁻⁸ टू द पावर क्यू, क्योंकि रेडियस का रेशियो हो जाएगा 10⁻13 क्यू, ये कितना आ जाएगा 10⁻50, यानी वॉल्यूम ऑफ एटम जो होगा कितना टाइम ज्यादा होगा, 10⁻50 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, मतलब इतना ज्यादा स्पेस रहता हुआ। फिफ्थ, डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बना सकते हो। ये न्यूक्लियस है, पूरा एटॉम है, ये दोनों मिलके एटॉम है, दिस इज द न्यूक्लियस।
और इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ रिवॉल्व। ठीक है, दिस स्पेस, दिस द स्पेस। तो यहाँ पर देखो, ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, ये पूरा मिलके एटॉम है। ठीक है, ये पूरा मिलके एटॉम है, तो यहाँ स्पेस है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एटॉम, और दिस इज द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। कितना ज्यादा है, इसके वॉल्यूम से बहुत ज्यादा है। कितना टाइम ज्यादा है, 10⁻15 टाइम्स ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in closed orbits with high speeds। इसमें बोला है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ये इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब देखो, इसमें जो नोट करने के लिए, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स acting on the revolving electron, ठीक है, is being counterbalanced by the force of attraction between electron and proton। ठीक है, एक नया टर्म आप देखोगे, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप आगे के टिक को इंट्रोड्यूस होगा, देखो इसको थोड़ा सा यहाँ समझाता हूँ नोट करके, जो आगे पढ़ोगे तो उस समय थोड़ा सा आपको जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पर इसी मॉडल को लेके बताता हूँ मैं। ये आपका था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ये हो गया आपका ऑर्बिट। ऑर्बिट नहीं था, मतलब क्या तरफ ऑर्बिट के बारे में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बोला था, याद रखना। ठीक है, बस बोला कि न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो घूम रहा है, ये तो ऑटोमेटिक तो नहीं घूमेगा, कुछ तो घूमने का रीजन होना चाहिए। जैसे ही हमारा सोलर सिस्टम है, तो इसमें अर्थ क्या है, सन के चारों तरफ घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, क्योंकि वहां पर आपका ग्रेविटेशन लग रहा है। ठीक है, सन और अर्थ के बीच में कुछ फोर्स लग रहा है, इसलिए उस चारों तरफ अपना क्या है, सन के चारों तरफ अपना अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ भी न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो बिना कोई फोर्स लगाए तो आप मूव नहीं करोगे, ना ही घूमोगे। दैट्स मीन यहाँ पर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल बोलते हैं। एक्चुअली में टू टाइप का फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल। ठीक है, और एक चीज ये मैंने बोला सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेर Q1 Q2 इज चार्ज, R क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस,
ये आपका Q1 हो गया, Q2 हो गया, इन दोनों के डिस्टेंस कितना R, और E होता है आपका ऐसा बोलो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर जो फोर्स अट्रैक्शन लग रहा है, इस फोर्स को लगेगा तो अपने तरफ पुल कर लेगा, यानी कोई ना कोई इसको काउंटर बैलेंस करने वाला होना चाहिए। तो उसको बैलेंस करने वाला होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल, और इसी को सेंट्रीपिटल बोलते हैं। जो फोर्स लग रहा है दिस इज वन टाइप ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इसको बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, जिसको वैल्यू होता है आपका फोर्स का जो वैल्यू था एम वी स्क्वायर अपॉन आर, where m is the mass, v is the velocity and r is the distance between them, या सर्कुलर पाथ का रेडियस। तो ये वेलोसिटी v से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो यहाँ पर फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m v स्क्वायर बाई आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया फोर्स। आर मूविंग इन कर्व और सर्कुलर, नॉट स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर स्पेशल केस है कर्व का पाथ, then there are always a force, always a force act toward center of the curve called centripetal force। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका एक डायग्राम बनाता हूँ इसे। जैसे मान लो कोई सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, मान लो यार आपका क्या है सन, और ये आपका अर्थ है। ठीक है, तो ये कैसे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, सर्कुलर नहीं तो एलिप्टिकल होता है। मूव कर रहा है तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। तो सेंटर की तरफ तुरंत एक फोर्स बना दो ऐसा, जिसका वैल्यू कितना होगा एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये हो गया, दिमाग में आ गया। अब मान लो जैसा पेंडुलम देखे हो, ठीक है, पेंडुलम घड़ी का ऐसा होता है अप डाउन अप डाउन। तो ये कैसे मूव कर रहा है, कुछ आपका सर्कुलर पाथ का भी पार्ट है, तो यानी कि इसमें एक फोर्स लगेगा टुवर्ड सेंटर है पाथ का। तो तुरंत यहाँ पर ड्रॉ कर दो एक ऊपर की तरफ पर फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर। और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आप कोई ब्रिज है इस टाइप का, आप गाड़ी चला के यहाँ जा रहे हो, ठीक है, ये ब्रिज है मान लो, गाड़ी चला के जा रहे हो वेलोसिटी वी से, सबके पास यहाँ पर वेलोसिटी होना चाहिए। ठीक है, तो कैसा पाथ है, कर्व पार्ट है, स्ट्रेट नहीं है। तो तुरंत इसका कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा, तो सेंटर यहाँ पर है, तो क्या लगेगा फोर्स यहाँ पर एम बी स्क्वायर बाई आर। तो दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, फिर आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। थोड़ा से और देख लो, यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है किसके टर्म में है, हियर सेंट्रीपिटल इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो दैट इक्वल टू हो जाएगा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हियर सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ टेंशन टू द रॉड, हियर सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ऐसे करके सेंट्रीपिटल फोर्स जो रहेगा किसी न किसी के टर्म्स में लगेगा, लेकिन हमेशा लगेगा जब भी एक कर्व पाथ में मूव करेगा। और एग्जांपल जैसे ले सकते हो, आप रस्सी से एक पत्थर को बांध दिए,
एक पत्थर को ऐसा बांध के ऐसा घुमा रहे हो, हाथ से पकड़ कर पत्थर को बांध के ऐसे रस्से से, ये पाथ हुआ। तो यहाँ पर क्या लगेगा, टुवर्ड सेंटर टी टेंशन दैट इज इक्वल टू mv²/r। तो ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। ठीक है, जो हमें आगे आप इसके बारे में डिटेल पढ़ोगे। तो कभी भी आपके आने से इसमें एक चीज है, जैसे मैंने कर्व बोला है, तो कर्व ऐसा हो सकता है, सर्कुलर तो हमेशा ऐसा होगा। तो जो कर्व होता है, ये जो कर्व का कोई ना कोई पार्ट एक सर्कल का पार्ट होता है। कर्व जो होता है कोई ना कोई एक सर्कल का पार्ट होता है, ऐसा। ठीक है, तो हर एक पार्ट का कुछ ना कुछ सेंटर होगा। सर्कल का पार्ट है तो सर्कल का एक सेंटर होगा। इस सेंटर को हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेंटर का बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो रेडियस होगा इसको रो बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर्कल, इसमें क्या होता है, सर्कुलर में क्या होता है, सर्कुलर में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर। और रेडियस रेडियस कर्वेचर क्या बोल देते हैं, रेडियस केस है। ठीक है, तो ये जो सर्कल है, सर्कल इज द स्पेशल केस ऑफ एनी कर्व। स्ट्रेट लाइन का भी होता है, स्ट्रेट लाइन का भी, स्ट्रेट लाइन भी इज आल्सो कर्व। स्ट्रेट लाइन आल्सो इज अ सर्कल ऑफ पार्ट। कोई पॉइंट ले लो यहाँ पर, मैं एक सर्कल ऑफ पार्ट ड्रॉ बोल सकता हूँ इसको। दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज द कर्व, दिस इज द सर्कल। हियर स्ट्रेट लाइन इज आल्सो कर्व। अब बोलोगे सर कर्व कैसा है, ये सर्कल का एक पार्ट है, कोई भी पॉइंट। अब बोलोगे सर ये तो स्ट्रेट है, कर्व का सर्कल का पार्ट कैसा हो गया, हो गया होगा इसलिए क्योंकि इसका जो रेडियस ऑफ रो, रेज का जो रो से दिखाते हैं, दैट टेंस टू इंफिनिटी, दैट टेंस टू इंफिनिटी। तो जब सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस इंफिनिटी हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा आपका, सीधा बन जाता है। तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, mv²/इंफिनिटी, दैट मीन कितना हो जाएगा, 0। तो उसलिए मैंने स्टेटमेंट में यहाँ लिख दिया है सर्कुलर। स्ट्रेट लाइन भी लिख सकता था, लेकिन एक मुझे कंडीशन इंपोज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, कुछ आपका बेसिक है जो आगे काम आएगा, आगे बहुत काम आएगा। पूरा फिजिक्स इसी के ऊपर बेस्ड है। तो आपको कुछ चीजें तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए, फिजिक्स को अच्छे से करना है। जैसा बॉडी मूव कर रहा है तो तुरंत आना चाहिए कि आपके पास वेलोसिटी है कि नहीं। अगर है तो मूव करेगा, नहीं है तो मूव नहीं करेगा। फिजिक्स में कभी भी आएगा तुरंत दिमाग में आना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी कि स्केलर क्वांटिटी है। दो चीज बता चुका हूँ बहुत बार। अब थर्ड चीज, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अगर कोई पार्ट सर्कल में मूव कर रहा है या कोई कर्व में मूव कर रहा है, तो तुरंत आपके पास दिमाग में आना चाहिए देयर इज अ सेंटीपिटल। और सेंटीपिटल फोर्स का वेरिएशन बहुत टाइप में होता है, पर इसका जो वैल्यू होता है हमेशा इक्वल टू होता है mv²/r। आर को रेडियस भी बोलते हैं, आर को रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। रेडियस रेडियस कब बोलेंगे, जब एक प्योर सर्कल होगा, जब कोई कर्व होगा, तो जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और जो रेडियस आएगा दैट इज का रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का भी तरीका है, उसको डिफरेंशियल फॉर्म में करना पड़ेगा। जब वो पढ़ाऊंगा तब उसको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। तो इसका ये सारे हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज द मॉडल वाज सिमिलर टू द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो ये जो मॉडल है, सर्वर मॉडल, सो हियर रदरफोर्ड मॉडल is similar to solar system। ठीक है, अब आते हैं इसके ड्रॉबैक के बारे में।
ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो यहाँ पर ड्रॉबैक जो है वो इम्पोर्टेंट है, ड्रॉबैक एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉबैक क्या था इसमें, बता देता हूँ पहले कि इसने इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है आपका, मूव कर रहा है। इसने बोला इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसने बोला इलेक्ट्रॉन जस्ट मूव कर रहा है, उसने फिक्स ऑर्बिट के बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो क्या होता है कि चारों तरफ मूव कर रहा है। तो कोई भी इन अ क्लासिकल मैकेनिक्स जो होता है, क्वांटम थ्योरी, ठीक है, इन अ क्वांटम थ्योरी, जो भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है वेलोसिटी से, तो हमेशा क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। तो जो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, तो उसका एनर्जी वेलोसिटी कम होते जाएगा, और कम होते होते स्पाइरल पाथ में आके न्यूक्लियस पर क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। बट ऐसा तो नहीं होता है। तो क्रॉस कर जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एटम कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट ऐसा तो नहीं होता है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक इसका ये था, ठीक है। और बाकी तो कुछ इसका खास ड्रॉबैक ही था जो इम्पोर्टेंट था। और स्पेक्ट्रम के बारे में इसने कुछ नहीं बोला था, लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो दो मेन ड्रॉबैक है इसके, ठीक है। तो इसको कल कंटिन्यू करेंगे ड्रॉबैक के साथ। बाकी आपको इतना आज समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा लंबा कर दिया हमने। ठीक है, फिजिक्स निकालो।